तो दक्षिण गुजरात जिस पर सबकी निगाहें लगी हैं, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि जो सीटें यहां से आती हैं उसमें अगर हम पिछली बार से अब देखें अंतर, तो कांग्रेस पार्टी को एक चुनौती मिलती हुई दिखाई देती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बीजेपी का भी जो एक गढ़ माना जाता है उसमें सेंध लगाने की कोशिश इस तीसरी पार्टी की तरफ से की गई। त्रिकोणीय मुकाबले की इस बार इस चुनाव में बातें की जा रही हैं, लेकिन इस चुनावी बिसात में जब राहुल गांधी पहुंचते हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, और दूसरी तरफ सीधे तौर पर ये नारा बीजेपी का आता है कि ये गुजरात मैंने बनाया है, तो जवाब भी कुछ मिलता है। वही जवाब जानने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त सीधे जुड़ गया है। मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ शलम मणि त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव है उसमें भी बाजी मार कर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर चयनिका उनियाल जी हमारे साथ हैं, नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। विजय मंगोलिया जी हैं, चेयरमैन हैं GJEPC जेम्स एंड ज्वेलरी और काउंसिल के। आशीष गुजराती जी हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं टेक्सटाइल SGCCI, आपका भी बेहद ही स्वागत है। और शलम मणि जी, क्योंकि हमने यूपी का भी जिक्र किया जी, तमाम नेता जो आपके यहाँ पर हैं, अहमदाबाद हो, सूरत हो, बार बार विपक्ष अब इसको एजेंडा बना रहा है कि यूपी से भी नेता आ गए हैं, मध्य प्रदेश से भी नेता आ रहे हैं, दिल्ली पूरी जो बीजेपी की टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है, तो क्या कोई चैलेंज मिलता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, मैं प्रभु राम की नगरी से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, और जितने गुजरात के भाई बहन हैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी गुजरात की माटी के बेटे हैं। गुजरात से निकल कर गए, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिला, काशी के लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो दोबारा पहुंचे हैं। ये एक रिश्ता, एक ताना बाना है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, कोई वंश की पार्टी नहीं है। मोदी जी जैसे, अमित शाह जी जैसे, योगी आदित्यनाथ जी जैसे, हमारे भूपेंद्र पटेल जी जैसे जो साधारण कार्यकर्ता हैं, वही एक परिवार है। और इसलिए ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि जब गुजरात में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, विभिन्न प्रांतों से आते हैं। जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, मैंने अपने चुनाव में भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा कि जब चुनाव हो रहे थे तो बहुत सारे कार्यकर्ता साथी गुजरात से भी गए थे। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारा कार्यकर्ताओं का परिवार। और निश्चित तौर पे ये उनके लिए चिंता की बात जरूर हो सकती है जिनके लिए परिवारवादी पार्टी है, जिनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही परिवार है। हमारे लिए कार्यकर्ताओं का परिवार है और इसलिए हम मिलकर काम करते हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता यहाँ गुजरात के चुनाव में अपनी भूमिका निभाने आए। और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश तक में प्रधानमंत्री जी के नाम पर हम सब बार बार सरकार बनाते हैं। पहली बार जब सरकार बनी 2017 में, तो माननीय मोदी जी का नाम देखकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। दूसरी बार मोदी जी और योगी जी का नाम देखकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने सरकार बनाई। हम इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हमने तो वहां पर 2 बार सरकार बनाई है, यहाँ 27 साल के बाद वाला भी रिकॉर्ड टूटेगा और प्रचंड बहुमत की सरकार गुजरात प्रदेश में भी बनेगी। नहीं, ये जिन पार्टियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, परिवारवाद वाले, वहां पे कार्यकर्ता नहीं होते क्या? देखिए, मुझे तो, हम तो घूम रहे हैं चुनाव में, यहाँ पर कार्यकर्ता अगर नजर आ रहे होते तो आप भी कहती कि यहाँ कार्यकर्ता है। वहाँ पर आप देखिए किस तरह के हालात हैं, वहाँ जो कार्यालय है वहाँ सन्नाटे में है। और क्यों ना हो, जब कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनकी वहाँ पर इज्जत नहीं है, उनको लगता है कि नहीं कुछ पद जो है फिक्स है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई एक ही परिवार का व्यक्ति बनेगा, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कोई एक ही परिवार का व्यक्ति बनेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप देखिए, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी, प्रियंका जी। तो एक जो साधारण कार्यकर्ता होता है, जो मेहनत करता है, जिसको लगता है कि नहीं मेरी क्षमता देखकर, मेरी मेहनत देखकर पार्टी हमें किसी दायित्व पर ले जाएगी, उन कार्यकर्ताओं को लगता नहीं कि ऐसे दल में उनके लिए जगह है। खड़गे जी अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के। ठीक है, वो कैसे अध्यक्ष हैं आपको ही पता है। खड़गे जी अध्यक्ष हैं, रिमोट अध्यक्ष हैं या असल अध्यक्ष हैं, वो आपको ही पता है वो किस तरह काम कर रहे हैं। खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया और भारत जोड़ो यात्रा, जो कथित भारत जोड़ो यात्रा है, खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया और पूरी पार्टी लगी हुई है युवराज को आगे ले जाने के लिए। तो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, पर जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को समझते हैं कि कहाँ पर उनका सम्मान है। और एक साधारण परिवार से निकला हुआ गुजरात का बेटा, जो चाय बेचने वाले परिवार का बेटा है, वो भारतीय जनता पार्टी में ही प्रधानमंत्री बन सकता है। योगी आदित्यनाथ जी साधारण परिवार से निकलकर, एक गरीब परिवार से निकलकर, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये ताकत किसी और दल में नहीं है। इसलिए कार्यकर्ताओं का टोटा उन दलों में है, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता परिवार है। डॉक्टर उनियाल, कार्यकर्ता कहाँ गायब है? इतना सन्नाटा क्यों है? पार्टी दफ्तर में क्या ताले लगे हुए हैं? बार बार ये बात बताई जा रही है। मुझे लगता है ये किसी और दफ्तर होकर के आए हैं। मैं आमंत्रित करूंगी कि हमारे यहाँ आए
और हमारा दफ्तर देखें, हम इनको खाना भी खिलाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। अभी भी ये कह रहे थे कि यूपी का बहुत बड़ा रिश्ता है गुजरात और यूपी के बीच में। तो मैं मानती हूँ भाई, यूपी ने दो बार इनको दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दिया, प्रधानमंत्री जी को एमपी बनाने का भी जो है अवसर यूपी ने दिया, पूरे मन से स्वीकारा यूपी ने। पर एक सवाल ये भी उठता है कि सूरत जो रिजीम है वहाँ हम सब जानते हैं कि उत्तर भारतीय बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर उनके मुद्दों पे भाजपा सरकार ने क्या किया? पूरे सूरत में एक भी हिंदी का कॉलेज नहीं है। सरकारी हो कॉलेज की अगर हम बात करें, एक भी हिंदी का कॉलेज नहीं है। सरकारी कॉलेज तो खुले ही नहीं कांग्रेस की सरकार के बाद पिछले 27 सालों में, और हिंदी का कॉलेज भी नहीं खोला आपने। दूसरी चीज, यहाँ से दिल्ली जाने के लिए दैनिक रूप से सिर्फ एक ट्रेन है, सिर्फ एक ट्रेन है, जबकि यहाँ पे लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इतने सारे लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय होने के बावजूद भाजपा ने कितनी बार 27 सालों में किसी उत्तर भारतीय को विधानसभा का टिकट दिया। और सबसे मतलब खराब बात तो मुझे तब लगी जब मैंने एक दिन सुना कि एक ऐसे ही किसी लाइव प्रोग्राम में इन्हीं के परिवार की एक सदस्य ने ये सवाल खड़े कर दिए, तो लोगों ने उनका जो दुपट्टा था, वो जो ओढ़ते हैं, आपका पार्टी का जो सिंबल ओढ़ते हैं, उसको खींच लिया। तो अगर आप लोकतंत्र की बात करते हो, नड्डा जी कितने वोटों से जीत करके आए वो बता दीजिए। वो तो इनका एक सिस्टम है पार्टी का, वो इस पे बहुत डिबेट हो चुकी है। बात करते हो हाँ। तो एक आपका परिवार का सदस्य सवाल उठा रहा है, आप उसका लड़की है, वो महिला है, उसका खेस खींच रहे हो, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि कोई साधारण परिवार, भाई मैं बैठी हूँ, मेरे परिवार के बारे में यहाँ कितने लोग जानते हैं? मेरी तो शक्ल भी नहीं देखी होगी, फिर भी पार्टी ने मुझे यहाँ बिठाया। तो ये कांग्रेस में होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में मैं आज आई हूँ और आज बैठ गई हूँ। मैंने भी कॉलेज यूनिट प्रेसिडेंट से निकल करके नेशनल लेवल से लेकर यहाँ तक का सफर तय किया। तो कांग्रेस पार्टी की वजह से मुझे पहचान है ना, वरना छापर के एक छोटे से मतलब टाउन में, राजस्थान के एक छोटे से टाउन से निकल करके एक लड़की को यहाँ बैठने का मौका कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी दे रही है। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती, फिर ये इन्होंने नेहरू बताए, इंदिरा जी बताई, और इन्होंने राजीव जी बताए, इन्होंने ये सब बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया आपके शास्त्री जी को भूल गए, आपके नरसिम्हा राव को भूल गए, मनमोहन सिंह जी को भूल गए। तो मतलब आप कहना क्या चाहते हो? आप अपने हिसाब से चीजों को परोस करके सामने नहीं। चलो मणि जी, सिलेक्टिव आप लोग हमले करते हैं, इतने सारे नाम उन्होंने भी गिना दिए। नहीं देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बहनें यहाँ बैठी हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, इतने अच्छे से पार्टी का पक्ष रख रही हैं, पर राहुल गांधी जी की जगह पे नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि इनके नाम के आगे वो गांधी नहीं लगा है, इनके नाम के आगे उनियाल लगा है। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि आपको मौका मिलना चाहिए, लेकिन मौका किसको मिलता है? राहुल जी को जबरदस्ती नेता बनाने की कोशिश होती है। कल देखिए, उनका जो ट्रांसलेटर था वो भी छोड़ के भाग गया बेचारा, बोला हम नहीं बोल पाएंगे, भैया आप बोलो। तो हम तो कहते हैं कि नेता आपको बनाना चाहिए, राहुल जी को जबरदस्ती नेता बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और नरसिम्हा राव जी का आपने नाम लिया, हम सब बहुत आदर करते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव जी के साथ क्या बर्ताव किया था मुझे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम यात्रा उनकी कांग्रेस दफ्तर में नहीं पहुंच पाई थी, उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस दफ्तर के भीतर नहीं घुसने दिया गया था। ये आपको याद रखना चाहिए कि नरसिम्हा राव जी साधारण परिवार से निकल के आए और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन उसके बावजूद गांधी परिवार के इशारे पर क्या हुआ मैं ये कहना नहीं चाहता। हम सबकी आत्मा में बहुत कष्ट हुआ था जब नरसिम्हा राव जी का देहांत हुआ और उनका पार्थिव शरीर वहाँ से कांग्रेस दफ्तर से किस तरह से निकाला गया, नहीं अंदर जाने दिया गया। हम तो बस ये कहने आए कि देखिए, कांग्रेस के दौर में गुजरात को आपने देखा होगा, हम सब तो उत्तर भारतीय लोग हैं, आप उत्तर भारतीय की बात कर रही हैं। उत्तर भारत में जब कोई प्लेग की बीमारी के बारे में सुनता था, हम सब जब छोटे थे, तो कांग्रेस की सरकार का यही सूरत था जब प्लेग की बीमारी के बारे में पूरे देश के लोग सुनते थे। आज आप मुझे बता दीजिए सूरत का नाम किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है? आज प्लेग का क्षेत्र आपने बढ़ाया, आज मोदी जी की अगुवाई में डायमंड के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में। और गुजरात की आप बात करिए, हम लोग वहाँ बैठ के कहानी सुनते थे कि कोई लतीफ़ है जो पूरा गुजरात चलाता है, कोई हाजी मस्तान है जो पूरा गुजरात चलाता है। तो कांग्रेस ने तो गुजरात को उठा के अंडरवर्ल्ड के हाथ में दे दिया था। कोई सोहराबुद्दीन था जो पूरा गुजरात चलाता था, लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार ने जितने लतीफ, जितने अतीक, जितने सोहराबुद्दीन थे, उनका ऐसा इलाज किया कि आज गुजरात की धरती पर कोई कानून हाथ में लेने का काम नहीं कर सकता। डॉक्टर उनियाल, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 27 साल पहले जो नारा बीजेपी ने जब दिया था वो यही नारा था जिसकी बात यहाँ शालम मणि जी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि जब आप दिल्ली से गुजरात आती हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार महिला सुरक्षा पर बहुत बात होती है, आधी रात को भी महिलाएं जब गरबा होता है, नवरात्र होते हैं, निकल जाती हैं, आपको नहीं लगता है कि सुरक्षा का मुद्दा जब विपक्ष उठाता है वो गुजरात में बेमानी सा लगता है?
मुझे बिल्कुल बेईमानी नहीं लगता, क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं लगता कि मैं नहीं बोल रही हूँ। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि आपके 2015 से लेकर एक 20 को अगर आप छोड़ दें, लगातार आपको कंसिस्टेंसी में महिला अपराध बढ़ते हुए दिखते हैं। 20 में भी आपका लॉकडाउन था, महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी तो उनके साथ अपराध उस तरीके के होने की संभावनाएं वैसे ही कम हो गई। लेकिन 21 में फिर आप देखते हैं कि 15% महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ जाते हैं। यही एनसीआरबी की रिपोर्ट आपको ये कहती है कि जहाँ पे भी 1 लाख की आबादी है, वहाँ पर जो पहले अपराध होते थे वो 56 समथिंग थे और वो बढ़ करके 64 समथिंग हो गए। और तो और आप सोचिए SC ST की भी अगर बात करें तो वहां पे भी आप SC पे देखिए कि 1.2% अपराध बढ़ा है और ST पे 6 समथिंग अपराध बढ़ा है। और सबसे हास्यास्पद स्थिति ये है कि जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आपके SC में जो अपराधों की संख्या में, दर्ज होने वाले अपराधों की संख्या में, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है, सबसे ऊपर जो नाम आता है वो उत्तर प्रदेश का आता है। और ST के ऊपर जो अपराधों की संख्या में जो सबसे बड़ा ऊपर नाम आता है वो मध्य प्रदेश का नाम आता है। दोनों जगह भाजपा की सरकारें। फिर आप सुरक्षा की बात कैसे कर रहे हो? मुझे अब बताइए। एक क्विक रिएक्शन में लेती हूँ इस पे, क्योंकि राजस्थान, इससे पहले जो हमारे गेस्ट थे वो राजस्थान का नाम ले रहे थे, तो जरा मैं जानती हूँ, फिर मैं अपने दोनों और मेहमान जो अभी बहुत पेशेंस के साथ बैठे उनके पास भी जाऊंगी। लेकिन शालिनी पंडित जी जल्दी से। मैं तो कहूँगा कि सांच को आँच क्या है, आप सामने बैठ के भी गूगल कर लीजिए, राजस्थान कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है आबादी के लिहाज से। लेकिन आज बलात्कार के मामलों में, दुखद घटनाओं में नंबर 1 पर अगर कोई है तो राजस्थान है। मैं ज़रा एक बार विजय जी आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि हम जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर हम इंडस्ट्री की बात ना करें, टेक्सटाइल की, जेम्स एंड ज्वेलरी की, तो शायद ज़्यादती होगी। जो निवेश की बात की जा रही है और जो बात की जा रही है कि गुजरात में निवेश नहीं आ रहा है, सारी इंडस्ट्री पिछड़ रही है, जो होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है, हकीकत क्या कहती है? सूरत ऐसी भूमि है कि जो डायमंड नगरी बोली जाती है, कि वर्ल्ड के अगर 100 डायमंड का मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसमें 90 से 91 डायमंड सूरत से कटिंग होके जाते हैं। इसलिए यहाँ पे सब लोग के ब्लड के अंदर डायमंड बसा हुआ है। तो मेरा बोलना ये है कि जब पहले की बात करूँ तो पूरा सिस्टम है ना, वो देसी तरीके से चल रहा था कि एक्सपोर्ट करना है किसी को तो इतने कागज़ प्रिंट आउट करो, ये प्रोसेस करो, वो प्रोसेस करो, बहुत सारी दुविधाएं आती थी, कस्टम की सुविधा इतनी प्रॉपर नहीं थी। पर फिलहाल आप देखोगे तो लास्ट 5 सालों के मैं रेशो देखूँ तो 319% एक्सपोर्ट बढ़ा है गुजरात से। तो ये सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हुआ और जो कोरोना के टाइम के भी अंदर हमें जो कस्टम की सुविधाएं उपलब्ध हुई, जो एक्सपोर्ट बढ़ा हमारा, तो उसका मैं सारा श्रेय गवर्नमेंट को ही देना चाहूँगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें जो चीज़ें, अभी सारे सब लोग समझते थे कि ज्वेलरी अगर परचेस करनी हो तो इटालियन परचेस करो या दुबई से लाओ, पर फिलहाल हमारा मार्केट देखोगे आप, दुबई के साथ भी MOU साइन होता है और इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, इटली के अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट चालू हो गया। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत अभी 5 CFC हमें दी है कि जो एक गिफ्ट समझी जा सकती है कि वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी उधर रख दी है और सब लोग उस मशीनरी पे काम करके वर्ल्ड को पूरी ज्वेलरी सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी गवर्नमेंट की उपलब्धियां है मेरी हिसाब से। ठीक है आशीष जी, कितना बदला है गुजरात? 27 सालों की बात हो रही है, हम तो 5 साल का पूछते हैं। अगर टेक्सटाइल पॉइंट ऑफ व्यू में बोलूँ तो 2002 में, मतलब आज हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है कपड़े की, रोज की 5 करोड़ मीटर है। 2002 में ये 1 करोड़ 25 लाख थी, 2012 में ये 2 करोड़ 75 लाख थी। तो आज वो पहुंच के 5 करोड़ मीटर पर डे का कपड़ा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। वैसे अगर किसी को भी अगर इंडस्ट्रियल पीस चाहिए तो उसमें एक तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब जो माहौल हमें चाहिए, इंडस्ट्रियल पीस, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छी उपलब्ध है गुजरात में, सूरत में। यहाँ जो रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड जो ओनर है वो भी बहुत अच्छा है। बेरोजगारी कितनी है? बेरोजगारी 0% है यहाँ पे, मतलब सालों से 0%। ये कोई पॉलिटिकल यहाँ पर लोग नहीं है, ये इंडस्ट्री सालों से से जुड़े हुए लोग 0% हैं। है। और यहाँ पे लोग भी एंटरप्राइजिंग है, बहुत मेहनत करते हैं अपने इंडस्ट्री के लिए। 0% वाला आंकड़ा का स्रोत क्या है वो ये इंडस्ट्री के लोग हैं जो बता रहे हैं। हकीकत मेरे कह देने से नहीं होता ना। अगर मैं कोई आंकड़ा बता रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि ये मेरा स्रोत है। अगर मैं कोई भी मेरे पर्सनल बोल दे, मैं कह दूं कि महिलाएं बहुत एम्पावर है क्योंकि मेरे को सब कुछ मिला हुआ है, तो उससे महिलाएं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैडम आज भी अगर कितने भी बेरोजगार लोग हो, देखिए, तो हम एब्सॉर्ब करने के लिए रेडी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वही चीज है डायमंड इंडस्ट्री। मैं ये कह रही हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ही लोगों से, रिप्रेजेंटेशन से मैं भी मिली हूँ
उनके अपने मुद्दे थे, पूरा मेमोरेंडम है मेरे पास में। हो सकता है कि भाई साहब को कोई आपत्ति ना हो, उनको पूरी तरह से सारी सुविधाएं हों, लेकिन उनके अपने मुद्दे थे और उनके प्रतिनिधियों ने जो मुद्दे रखे उसमें सबसे पहला मुद्दा तो उन्होंने अशांत धारा वाला जो कि आपके कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर लगा रखा है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जिससे बहुत उनको दुविधा होती है, बहुत पैसा, समय, सब कुछ उनका एक्स्ट्रा खर्च होता है और उसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी बढ़ती है क्योंकि प्रोसेस इतना लंबा है। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि करीबन 65,000 के आसपास ऐसी दुकानें हैं जिसमें पानी कनेक्शन नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स है। आप सुनिए तो, एक चीज और आपके जो कोयला और आपके केमिकल्स के जो दाम अनियंत्रित होते हैं उसका भी असर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री तो ये मेमोरेंडम आपको दिया था, किसको दिया था? मैं मिली हूँ भाई, मैं मिलूंगी नहीं क्या? ठीक है। हाँ, तो डॉक्टर मिनिस्टर नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रही थी क्योंकि सब लोगों की निगाहें लगी थी कि जब राहुल गांधी आएंगे, पहली सभा करेंगे जी, तो क्या बोलने वाले हैं वो। तो सूरत में ये जो तमाम मसले हैं जिनका जिक्र आप कर रही हैं, आपने उत्तर भारतीयों का जिक्र किया, ये सब मुद्दे राहुल गांधी ने क्यों नहीं उठाए कर सूरत? देखिए, राहुल जी जब जिस सभा में आए, वो सभा जिस एरिया में हुई थी उस एरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने मुद्दे उठाए। और ये नहीं है कि कांग्रेस में खाली राहुल जी बोलेंगे तभी बोलना होगा। मैं बोल रही हूँ, मुझसे पहले प्रमोद तिवारी जी आए थे, सांसद हैं राज्यसभा के, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से लगातार MLA रहे हैं। उन्होंने पूरा उत्तर भारतीयों के ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुद्दे उठाए, 4 जगह मीटिंग की, ठीक है। उसके अलावा आपके अभिषेक मनु सिंघवी जी आए, उन्होंने पूरे व्यापारियों के साथ में मीटिंग की, पूरे उनके मुद्दे उठाए। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि राहुल गांधी का इतना इंतजार क्यों था, लगातार इंतजार कि कब उनकी सभा होगी, इस दिन उनकी सभा होगी, डेट फिक्स की जा रही थी। मतलब राहुल गांधी ही बोलेगा तभी कांग्रेस का मानेंगे, ऐसा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भी अगर कोई बात बोल रहा है तो वो कांग्रेस ही बोल रही है ना। शलम मणि जी कह रहे हैं आपकी पार्टी में तो कार्यकर्ता ही नहीं होते हैं। वो शलम मणि जी को लगता है, इसीलिए तो मैंने इनको इनवाइट किया है कि आप आइए हमारे कार्यालय, हम आपको कार्यकर्ताओं से मिलवाते हैं। आप बताइए कि आपने गुजरात में 11 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो बिल आपने पास किया, आप क्यों सरकारी यूनिवर्सिटीज नहीं खोल सकते भाई? क्यों आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लानी है? डॉक्टर उनियाल, मुद्दा यही है, जब आप यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा यही है डॉक्टर उनियाल, बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा मैडम यही है डॉक्टर उनियाल, मुद्दा यही होता है। चलिए शलम मणि जी, ये तो कह रहे हैं कि काउंटर किया है इन्होंने क्योंकि इतने समय से जो आप महिलाओं के ऊपर बीजेपी की तरफ से बयान आते थे उसकी वजह से बयान आया है। देखिए, काउंटर किस किस बात का काउंटर किया है। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा कि एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, नामुमकिन, असंभव है। और कौन कौन से शब्द प्रयोग किए, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो। और राहुल गांधी जी क्या है, राहुल गांधी जी ने कल भी कहा है उद्योगपति बेईमान है, कारोबारी बेईमान है। आप क्यों गुजरात को बार बार कोसना चाहते हैं? आप क्यों उद्योगपतियों को गाली देना चाहते हैं? क्या इस देश के उद्योगपति बेईमान है? क्या इस देश के कारोबारी बेईमान है? आप लगातार गुजरात को अपमानित करते हैं। दिल्ली में बैठ के आप बोलते हैं कि गुजरातियों की मदद कर दी, गुजराती कारोबारियों को बढ़ा दिया, और फिर आप कहते हैं गुजरात में उनकी हैसियत बता देंगे, उनकी औकात बता देंगे। और आपको लगता है कि गुजरात की जनता आपका हिसाब नहीं करेगी। हिसाब तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भी किया। उत्तर प्रदेश में आपने गाली दी, उत्तर प्रदेश में आपने गाली दी, और उत्तर प्रदेश की जनता ने वो हाल किया कि आपको अमेठी छोड़ के वायनाड भागना पड़ा। इस बार गुजरात की जनता वो हिसाब करेगी कि वायनाड छोड़ के इटली की बस पकड़नी पड़ेगी, इनको इटली का हवाई जहाज पकड़ना पड़ेगा। तो आप प्रधानमंत्री को कोसते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो चाय बेचने वाले परिवार से, गरीब परिवार से, ये उनका गुनाह है कि आप राज परिवार से आप बोलेंगे कि चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो आपने ना मणिशंकर अय्यर के खिलाफ कोई कार्रवाई की, आपने मधुसूदन मिस्त्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, आप उनको प्रमोट करते गए। दिग्विजय सिंह जी ने क्या क्या बोला, आप प्रमोट करते चले गए। और गुजरात के कारोबारियों को आप घूम के पूरे देश में गाली देते हैं कि गुजराती कारोबारियों की मदद कर रहे हैं। जरा ये भी तो देखिए कि किन परिस्थितियों में गुजरात के लोगों ने मदद की है, गुजरात के कारोबारियों ने, उद्योगपतियों ने किस तरह काम किया है, यहाँ कितने सारे लोगों को रोजगार दिया है। ओके डॉक्टर उनियाल, अब मैं मिस्त्री जी पर आना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा वो जवाब देंगे तो मैं उनकी बात का जवाब दूंगी। मैं भी जवाब, इन्होंने कहा कि आपने कार्रवाई नहीं की। पहली बात तो मणिशंकर अय्यर जी पे कार्रवाई हुई थी, सब जानते हैं। देखिए, नैतिकता पे सवाल वो करेगा जो खुद नैतिक आचरण का परिचय देगा। जो खुद नैतिक आचरण का परिचय नहीं देगा और हमसे सवाल करेगा कि हम नैतिकता क्यों नहीं कर रहे, भाई ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप प्रभु राम की धरती से आए हैं, प्रभु राम ने तो नैतिकता के सबसे बड़े मापदंड सामने रखे हैं। आप दीजिए ना वो मापदंड। फिर खाली भगवान राम का नाम जपने से नहीं होता, उनके आचरण को अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में आत्मसात भी करना होता है। ठीक है, दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा ये, क्योंकि आप लगातार ये जो तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो जगह जगह जाकर जो प्रचार कर रही है, कांग्रेस के अगर दफ्तरों में ताले की तस्वीरें वायरल की जा रही हैं
कि कार्यकर्ता नहीं है, टिकट जो है वो किस तरह से, एक महिला ने आकर बोला कि कितने करोड़ में टिकट बेचा गया है और उनका टिकट काटा गया। ये तमाम आरोपों के बीच में कांग्रेस लड़ रही है और उस बीच में जब भी बात होती है सोशल मीडिया पर तो भारत जोड़ो यात्रा की होती है। आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ये जो तमाम इलेक्शन है, हिमाचल हो, गुजरात हो, इस पर इफेक्ट पड़ रहा है कांग्रेस के ऊपर? कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्योंकि सारी पब्लिसिटी तो वहीं जा रही है। हिमाचल में हम सरकार बनाएंगे, आप देखिएगा, हिमाचल में हम सरकार बनाएंगे। और रही बात आम आदमी पार्टी की, बात तो ऐसे करते हैं कि जैसे कि स्कूल, इनके आने से पहले हिंदुस्तान में कोई सरकारी स्कूल नहीं था, कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई संस्थान नहीं थे, सब कुछ इन्होंने बनाया। लेकिन हकीकत ये है, आज ही सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 ऐसे महाविद्यालय हैं जो कि दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित हैं। सारा का सारा फंड दिल्ली सरकार से आता है, उसमें टीचर्स का सैलरी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या और कोई फंड की बात हो, वो सारा 100% दिल्ली सरकार से आता है। आज तक दिल्ली में इतनी सरकारें रही, 15 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले भाजपा की भी रही, लेकिन कभी फंड का कभी कोई समस्या नहीं आई। ठीक है, कभी 1 रुपए के फंड की भी समस्या नहीं आई। और आज स्थिति यह है कि पिछले 4 सालों से आम आदमी पार्टी उन 12 कॉलेजेस का फंड रिलीज नहीं कर रही है। इतनी बार वहाँ की जो डूटा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने बार बार धरने किए, प्रदर्शन किया, इवन केजरीवाल और आपके मनीष सिसोदिया जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके पर्चे भी बांटे, अल्टीमेटली हाई कोर्ट गए, वहां जीते। उसके बाद भी धूर्तता ये है कि पूरा फंड नहीं दे रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर उनियाल, इस मुद्दे पर तो लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस फिर एक साथ है, क्योंकि यही सेम आरोप बीजेपी भी लगा रही है, तो एक मुद्दे पर दोनों देखिए, एक ही थाली पर मुद्दा जो है, ये मुद्दा राजनीतिक कम और संवेदनशीलता का मुद्दा अधिक है। आप सोचिए, कोरोना के पीक आवर्स में हम लोग बाहर जाकर के पर्चे बांट रहे थे जब दूसरी वेव चल रही थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ और 50 लोग मारे भी गए। उन 50 मौतों की जिम्मेदारी केजरीवाल जी लेंगे? और आप सोचिए, पिछले 2 साल से एक भी टीचर को वहाँ पे आपके क्या कहते हैं, हेल्थ अलाउंस नहीं मिला, मेडिकल बिल पास नहीं हुआ। ठीक है, हम दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव है, उसमें दिल्ली पर तो जिक्र हो ही रहा है। गुजरात की जनता दिग्भ्रमित ना हो उनकी बातों से। तो गुजरात के स्कूल अच्छे हैं? मतलब गुजरात में तो स्कूल ही आपके सारे प्राइवेट खुल रहे हैं। आपके सूरत के अंदर पिछले 2 सालों में 140 निजी स्कूलों के सामने सिर्फ 2 सरकारी विद्यालय खुले हैं। और आप जिन्होंने मेमोरेंडम पकड़ा रहे थे, उनके मेमोरेंडम में एक मुद्दा ये भी था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीस इतनी अनियंत्रित है कि मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय को भी दिक्कत आती है भरने में। तो स्कूल अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुकानें खोल दो शिक्षा की। ये जो बात कह रही है डॉक्टर उनियाल, क्योंकि ये इसलिए बात कह रही है, खुद एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और वहां से आकर इनको ये तमाम मुद्दे पता है दिल्ली से। मनीष सिसोदिया स्कूलों में गए, उन्होंने दिखाया कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। गुजरात के स्कूल, शिक्षा का मॉडल, दिल्ली का मॉडल लाने की बात, तो ये शिक्षा के मॉडल की जो वो पोल खोलने का दावा कर रहे हैं और ये कह रही है कि प्राइवेट स्कूल ही है, सरकारी तो बंद है सब। मुझे लगता बेसिक मुद्दा है ये। मुझे लगता है कि बहन जी को भी और मनीष सिसोदिया को भी, जो गुजरात के भीतर छोटे छोटे क्षेत्रों में भी पहुंचे हैं, बिरसा मुंडा रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल, जो बहुत गरीब परिवारों के बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल जो बने, आवासीय व्यवस्था के साथ स्कूल बने, जाकर देखना चाहिए, आपको समझ में आएगा कि गुजरात का मॉडल क्या है। बाकी आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहना है, उन्होंने तो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपवा दिया था, आपने देखा होगा, जब पैसे देके और विज्ञापन देके ही छपना है। जो कंटेंट न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा वही कंटेंट उर्दू और हिंदी अखबारों में छपा, एक ही फोटो, एक ही रिपोर्टर, एक ही तरह की तस्वीरें मनीष सिसोदिया जी को ग्लोरीफाई करते हुए। तो उनका मॉडल पूरा देश समझ चुका है। रही बात कांग्रेस की, आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा में तब्दील होती हुई गुजरात में दिख रही है। जो 10-10 बार के विधायक थे, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है गुजरात के भीतर। आप पता करिए कितने लोग पार्टी छोड़कर चले गए, देश के भीतर कितने लोग पार्टी छोड़ के चले गए। तो राहुल गांधी ने नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेसियों ने नारा दिया कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा। फिर से मैं उसी मुद्दे पर आऊंगी कि अगर हम इस वक्त जेम्स एंड ज्वेलरी, जिसकी आप बात करें, हीरे के व्यापारियों की बहुत ज़्यादा एक अलग अलग तरीके की समस्याएं थी, जिसका जिक्र डॉक्टर उनियाल कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी है जो हो सकता है इन समस्याओं से गुजर ही रहा है और इसको मुद्दा विपक्ष बना रहा है। क्या वो समस्या है? कोई समस्या नहीं, आप तो ऐसे बता रहे हैं कि मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, समस्या होती है, पर वो वैसी समस्या ये होती है कि हम जहाँ पे जाके रजूआत करते हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन तुरंत आता है। अभी तक के हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स आए, कि जो प्रॉब्लम्स बड़े से बड़े हो, और जाके हमने जब तक रजूआत की है, मैं एज ए JJAPC के ओर से देखूंगा तो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं और हमारा सब सुना जाता है।
और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसका रिप्लाई ना आया हो, उसका सॉल्यूशन ना आया हो। इसलिए हम उसको समस्या बोल सकते हैं, पर वो सॉल्यूशन होने वाली समस्या ही थी कि जिससे हमें कोई मतलब सुनवाई होती है, आप ये सुनवाई कह रहे होती है बस। अभी तक के जितने भी जीएसटी का प्रॉब्लम हुआ या एक्सपोर्ट के अंदर कोई भी इश्यू हुआ, एक्सपोर्ट गोल्ड नहीं मिल रहा या हमें कोई भी तरीके की इंपोर्ट के अंदर तकलीफ आ रही है, तो सब अभी आप देखोगे कि लैब ग्राउंड के अंदर हमें बिजली के अंदर 10% जीएसटी जो लग रही थी, हमने समस्या बताई तो उनका तुरंत सॉल्यूशन हुआ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अभी सुने जा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है डॉक्टर उनियाल, एक बात आप फंस गई थी। देखिए इस मुद्दे पर आप फंस गई थी। नहीं, जवाब आप नहीं दे पाई हैं। मैं जवाब नहीं, मेरा जवाब जनता समझ रही है। चलिए, आपने एक ऐसे मुद्दे पर एक ऐसा बयान दे दिया। गारमेंट हब बनाने की बात की थी, कहाँ है वो बता दीजिए। सूरत में गारमेंट हब, जीएसटी के सरलीकरण की बात की थी, कहाँ है वो सरलीकरण, बता दीजिए मुझे। सूरत में मैडम हमारे यहाँ आज करीब 2.5 लाख गारमेंट मशीन है, मतलब जो स्टिचिंग मशीन कहते हैं। जो पहले सूरत सिर्फ साड़ी और ड्रेस मटेरियल के लिए जाना जाता था, आज हम हाईएस्ट नंबर ऑफ कुर्तीज़ बनाते हैं सूरत में। और जो अपना जो इंडियन एथनिक वेयर होती है ना, घाघरा चोली, वो सब भी अपना हमारा सूरत का प्रोडक्शन पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। आज हमारे यहाँ जो विस्कोस फैब्रिक है उसका हाईएस्ट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड सूरत करता है। डेनिम फैब्रिक है उसका सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया सूरत करता है। लिनन फैब्रिक है उसका सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया सूरत करता है। और सूरत पूरे इंडिया का 65% MMF जो पॉलिएस्टर फैब्रिक जो बोलते हैं, पूरे इंडिया का 65% सूरत प्रोड्यूस करता है। ओके। और सूरत अभी टेक्निकल टेक्सटाइल, होम टेक्सटाइल में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। सूरत के लोग, गुजरात के लोग एंटरप्राइजिंग भी है। उसमें ऐसा है कि भाई थोड़ा बहुत हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। हाँ। तो सपोर्ट मिलता है तो हमारी स्पीड जो है ग्रोथ की वो बढ़ जाती है। डॉक्टर उनियाल, ये आंकड़ों पे बात की है और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं कि जो लोग गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं बोल रहे, ये आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात की इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। गुजरात में तमाम बहुत सारे लोगों की जिसको समस्या मुद्दा है, बनाने जिनको की आपने कोशिश यहाँ नहीं है, बिठाया तो कम से कम गुजरात नहीं। अब ये आरोप लगाना तो गलत होगा ना। और राहुल गांधी भी कल रैली से उन्होंने शुरुआती मीडिया पर अटैक करके करी। समझ नहीं आता कि मतलब जितना ज्यादा कवरेज कांग्रेस को इस वक्त मिल रही है, उसके बावजूद मीडिया और सब पर हमला करके क्या मिलता है, क्या मिलता है। हिम्मत की बहुत दाद देते हैं, वहाँ ट्रांसलेटर छोड़ के भाग जा रहा है, आप तो फिर भी कवर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसलेटर छोड़ के नहीं भागे थे, मैं वहाँ पे थी। आप बहुत बहादुर हैं कि आप फिर भी कांग्रेस को कवर कर रही हैं। मैं वहाँ पे थी। पब्लिक से डिमांड आई थी, पब्लिक से डिमांड आई थी कि वो डायरेक्ट सुन सकते हैं। चलिए ठीक है, वो तस्वीरें भी सबने देखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान इस डिबेट में आज हमारे साथ जुड़े और गुजरात की और खासकर सूरत की जो तस्वीर है, असली तस्वीर, वो पेश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।